ये जानकर ना सच में बहुत हैरानी होती है कि मतलब डिज़ाइन स्टूडियोज़ में जो इतने खूबसूरत ब्रोशर, आकर्षक पैकेजिंग या शानदार फ्लायर्स आज बहुत मेहनत से तैयार किए जा रहे हैं, जिन पर इतना पैसा और समय खर्च होता है। बिल्कुल, उनमें से 75% सामग्री अगले एक ही साल के भीतर कचरे के ढेरों में, यानी लैंडफिल्स में। हाँ, लैंडफिल्स में सड़ रही होगी। मतलब इतनी रचनात्मकता, इतना पैसा और इतने अमूल्य संसाधन, सब कुछ महज 12 महीनों में कचरा बन जाता है। ये आंकड़ा सच में परेशान करने वाला है ना? तो इस चौंकाने वाले तथ्य के साथ शुरुआत करते हैं आज की इस गहन चर्चा की, जहां आज हम ग्राफिक डिजाइन रेफरेंस एंड स्पेसिफिकेशन किताब के 14वें अध्याय ग्रीनिंग ग्राफिक डिजाइन के पन्नों को खंगाल रहे हैं। ये एक बहुत ही जरूरी विषय है। हाँ, और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि ग्राफिक डिजाइनिंग की इस चकाचौंध भरी दुनिया में सस्टेनेबिलिटी या स्थिरता को महज एक ट्रेंड से निकालकर एक ठोस अभ्यास में कैसे बदला जा सकता है। और ये बदलाव आज एक जरूरत बन चुका है। मतलब अक्सर प्रदूषण के नाम पर हमारे दिमाग में धुआं उगलती चिमनियां या ट्रैफिक जाम ही आते हैं। सही बात है। लेकिन संचार और प्रिंटिंग उद्योग का जो पर्यावरणीय पथ चिन्ह है, जो एनवायरमेंटल फुटप्रिंट है, हाँ। वो बेहद विशाल और अक्सर अदृश्य होता है। इस किताब ने बहुत ही बारीकी से इस अदृश्य प्रभाव को सामने रखा है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जरूरी सूचना दे दूं। जो श्रोता इस विषय की गहराई में खुद उतरना चाहते हैं और इस किताब की फिजिकल कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि मैं कहूंगा कि हर डिजाइनर को पढ़नी चाहिए, बिल्कुल, वे स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या नीचे दिए गए बुक लिंक पर जा सकते हैं। और हाँ, ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अब मुख्य विषय पर आते हैं। हाँ, तो डिजाइन की दुनिया में जब सस्टेनेबिलिटी की बात होती है तो कई लोगों को लगता है कि बस रिसाइकल पेपर का इस्तेमाल कर लिया तो काम हो गया, जो कि बहुत बड़ी गलतफहमी है। एकदम, क्योंकि स्रोत बताता है कि असली शुरुआत कागज या स्याही से नहीं, बल्कि एक डिजाइनर की सोच और उसके काम करने की जगह यानी स्टूडियो से होती है। यहाँ ग्रीन और सस्टेनेबल के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। इन दोनों को अक्सर एक ही मान लिया जाता है, जबकि ऐसा है नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। किताब स्पष्ट करती है कि ग्रीन या इको फ्रेंडली डिजाइन सिर्फ पर्यावरण के इर्द गिर्द घूमता है, वहीं जो सस्टेनेबल डिजाइन है वो एक 3 तरफा संतुलन है। 3 तरफा मतलब इसमें पर्यावरण तो है ही, लेकिन साथ ही इसमें आर्थिक और सामाजिक पूंजी का भी उतना ही ध्यान रखा जाता है। अच्छा, तो इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट्स भी मायने रखते हैं। हाँ, जब कोई डिजाइनर सामाजिक और पर्यावरणीय तत्वों को अपने काम में मिलाता है तो उसे सोशल कॉन्शियस डिजाइन कहा जाता है। समझ गई। और इसका सबसे व्यावहारिक तरीका यह है कि डिजाइनर ऐसे क्लाइंट्स और नॉन प्रॉफिट संस्थाओं को चुने जिनकी विचारधारा भी सस्टेनेबिलिटी को महत्व देती हो। ओके, तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। किताब में इस सोच को स्टूडियो के अंदर लागू करने के लिए 4 बहुत ही स्पष्ट कदम बताए गए हैं। हाँ, वो 4 कदम बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कदम है ग्रीनिंग योर स्टूडियो, जिसका सीधा सा मतलब है अपनी ही काम करने की जगह को ऊर्जा कुशल बनाना, जैसे कि रिन्यूएबल ऊर्जा का इस्तेमाल करना। हाँ, या फिर FSC प्रमाणित कागजों को ऑफिस के रोजमर्रा के कामों में लाना। लेकिन जो दूसरा कदम है वो मुझे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगा, प्रोजेक्ट का मूल्यांकन। ये बहुत क्रिटिकल फेज है ना? यहाँ एक डिजाइनर को रुककर ये पूछना होता है कि क्या इस चीज को सच में प्रिंट करने की जरूरत भी है? क्या ये काम PDF या किसी डिजिटल माध्यम से नहीं सुलझाया जा सकता? बिल्कुल, क्योंकि अगर प्रिंटिंग जरूरी ही नहीं है तो बाकी सब बेमानी है। वही तो, मतलब बिना ये पूछे कि क्या इस डिजाइन को प्रिंट होने की जरूरत है, सीधे प्रिंटिंग शुरू कर देना वैसा ही है जैसे बिना ये जाने कि घर में किसी को भूख है या नहीं 56 भोग तैयार कर देना। अरे वाह, ये तुलना बिल्कुल सटीक बैठती है ना? ये सिर्फ और सिर्फ संसाधनों की बर्बादी है। हाँ, और अगर मूल्यांकन के बाद ये तय हो ही जाता है कि प्रिंट करना अनिवार्य है तो तीसरा कदम लागू होता है, ग्रीनर सोल्यूशन के लिए डिजाइन करना। जहां डिजाइनर तकनीकी फैसले लेता है। सही कहा। मसलन छपाई के लिए लेआउट का आकार ऐसा रखना जिससे कागज के किनारों की कम से कम कटाई हो, जिससे बर्बादी रुके। हाँ, इसके अलावा डिजाइन में वाइट स्पेस यानी खाली जगह का समझदारी से इस्तेमाल करना ताकि स्याही कम लगे, और हर छोटे बदलाव के लिए कागज पर डमी निकालने के बजाय स्क्रीन पर ही प्रूफिंग कर लेना। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स हैं। और फिर आता है चौथा कदम, ग्रीन प्रोडक्शन,
इसमें सही मटेरियल और एक ऐसे प्रिंटर का चुनाव शामिल है जो पर्यावरण मानकों का सख्ती से पालन करता हो। अब मान लीजिए मूल्यांकन हो गया और प्रिंट करना ही है, तो जब डिजाइन डिजिटल दुनिया से निकलकर भौतिक रूप लेता है तो सबसे पहला तत्व आता है कागज, जो कि सीधा जंगलों से जुड़ा है। हाँ, कागज का सीधा मतलब है जंगल। स्रोत में जंगलों और फाइबर सोर्सिंग पर जो चर्चा है वो कई भ्रम तोड़ती है। मतलब सबसे बड़ा भ्रम तो यही है कि अगर कोई कागज कंपनी पेड़ काट रही है और बदले में नए पेड़ लगा रही है तो सब कुछ ठीक है। ये शायद कागज उद्योग की सबसे बड़ी गलतफहमी है और इसे दूर करना बहुत जरूरी है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि नए पेड़ लगाना किसी भी तरह से ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट को बचाने के बराबर नहीं है। ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट मतलब जो पुराने प्राकृतिक जंगल है। हाँ, जैसे 100 साल पुराने बोरियल जंगल या रेन फॉरेस्ट। ये महज पेड़ों के झुंड नहीं होते, ये एक बेहद जटिल और सदियों में विकसित हुआ इकोसिस्टम होते हैं। वहाँ जमीन के नीचे फंगस का एक पूरा नेटवर्क होता है। अलग अलग ऊंचाई के पेड़ होते हैं जो धूप को छानते हैं, और सड़ती हुई लकड़ियां होती हैं जो अनगिनत कीड़े मकोड़ों और जानवरों को जीवन देती हैं। मतलब एक पूरा जीता जागता संसार। बिल्कुल, एक नया लगाया गया प्लांटेशन महज एक लकड़ी की फसल है। वो उस खोई हुई बायोडाइवर्सिटी की जगह कभी नहीं ले सकता। तो अगर इन ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट का कटना इतना ही विनाशकारी है तो मेरे दिमाग में एक सीधा सा सवाल उठता है। पूछिए। दुनिया वर्जिन ट्री फाइबर यानी सीधे पेड़ों से निकले नए फाइबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद क्यों नहीं कर देती? मतलब सारा काम सिर्फ रिसाइकल कागज से क्यों नहीं किया जा सकता? ये मांग और आपूर्ति के अर्थशास्त्र में फंसा हुआ एक बहुत ही पेचीदा मसला है। सच तो ये है कि दुनिया भर में कागज की जितनी मांग है उसे पूरा करने के लिए सिस्टम में पर्याप्त रिसाइकल फाइबर मौजूद ही नहीं है। अच्छा, मतलब सप्लाई ही कम है। हाँ, अगर सारी दुनिया आज सिर्फ रिसाइकल कागज मांगे तो भी जरूरत पूरी नहीं होगी। इसके अलावा लकड़ी के फाइबर का कोई ऐसा कृषि विकल्प अभी तक उस पैमाने पर सफल नहीं हो पाया है जो इस विशाल वैश्विक मांग को व्यावसायिक रूप से संभाल सके। तो मतलब फिलहाल वर्जिन ट्री फाइबर पर हमारी निर्भरता खत्म नहीं की जा सकती। दुख की बात है, लेकिन यही सच है। तो अगर वर्जिन फाइबर चाहिए ही और पेड़ काटने ही पड़ेंगे तो इसका समाधान क्या है? यहीं पर FSC यानी फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल की अहमियत सामने आती है। इसके बारे में मैंने सुना है। ये एक ऐसा सर्टिफिकेशन है जो ये सुनिश्चित करता है कि लकड़ी ऐसे जंगलों से आई है जहां सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानकों का सख्ती से पालन हुआ है। लेकिन वो इसे ट्रैक कैसे करते हैं? इसके लिए वो चेन ऑफ कस्टडी नाम की एक ट्रैकिंग व्यवस्था का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। इसका मतलब है कि FSC प्रमाणित जंगल से लकड़ी कटने के बाद पेपर मिल में जाने, फिर डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचने और आखिर में प्रिंटर की मशीन में जाने तक हर एक कदम पर उस फाइबर को ट्रैक किया जाता है ताकि कोई भी अवैध लकड़ी उसमें न मिल सके। बिल्कुल सही। इस संदर्भ में स्रोत में कनाडा की एक कागज कंपनी डोमोटार का जो उदाहरण दिया गया है वो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, डोमोटार का मॉडल बहुत शानदार है। जब वे पल्प बनाने के लिए जैक पाइन के जंगलों की कटाई करते हैं तो सिर्फ जमीन खाली करके नहीं छोड़ देते। वे काटे गए पेड़ों के ऊपरी हिस्से से विशेष रूप से बीज इकट्ठा करते हैं, जो कोन्स होते हैं उनके। हाँ, वही। और फिर हवाई जहाजों के जरिए उन बीजों को वापस उसी कटी हुई जमीन पर गिरा देते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि वहाँ कोई विदेशी प्रजाति नहीं, बल्कि उसी जंगल के प्राकृतिक जैकपाइन के पेड़ फिर से उगते हैं, जो कि जिम्मेदार फॉरेस्ट्री का एक बेहतरीन मॉडल है। बिल्कुल। लेकिन एक डिजाइनर या बायर के लिए चुनौती सिर्फ सही जंगल चुनने पर खत्म नहीं होती। कागज खरीदते समय मार्केट में तकनीकी शब्दों और लेबल्स की जो भरमार है वो किसी को भी उलझा सकती है। सच कहूं तो कागज के इन सर्टिफिकेशंस और लेबल्स को पढ़ना ना किसी पैक्ड फूड के पीछे लिखे उन न्यूट्रिशन लेबल्स को पढ़ने जैसा है, जहां सब कुछ एक रासायनिक पहेली लगता है। हाँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। स्रोत में TCF, PCF और ECF जैसे शब्दों का जिक्र है। इन शब्दों के मायाजाल के पीछे का विज्ञान क्या है? तो ये तीनों शब्द मुख्य रूप से कागज को सफेद बनाने की प्रक्रिया यानी ब्लीचिंग से जुड़े हैं। ओके। सबसे पहले आता है TCF, जिसका मतलब है टोटली क्लोरीन फ्री। ये लेबल केवल वर्जिन फाइबर के लिए होता है। मतलब सीधे पेड़ से आए फाइबर के लिए? हाँ, इसमें पल्प को ब्लीच करने के लिए क्लोरीन की एक बूंद भी इस्तेमाल नहीं होती। इसकी जगह ऑक्सीजन, ओजोन या हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे सुरक्षित रसायनों का उपयोग किया जाता है। अच्छा, और ECF क्या है?
इसके विपरीत है ECF, यानी एलिमेंटल क्लोरीन फ्री। इस नाम से लगता है कि ये भी सुरक्षित है, लेकिन ऐसा पूरी तरह सच नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सीधे तौर पर क्लोरीन गैस तो नहीं होती, लेकिन क्लोरीन के डेरिवेटिव्स जैसे क्लोरीन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल जरूर होता है। ओ, तो ये पूरी तरह से क्लीन नहीं है। और PCF कहाँ फिट बैठता है? PCF का मतलब है प्रोसेस्ड क्लोरीन फ्री। ये लेबल सिर्फ रिसाइकल किए गए कागज के लिए इस्तेमाल होता है। इसका अर्थ है कि इस कागज को दोबारा रिसाइकल करते समय कोई नया क्लोरीन नहीं मिलाया गया है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि जब वो कागज पहली बार अपनी मूल अवस्था में बना होगा तो शायद उसमें क्लोरीन का इस्तेमाल हुआ हो। समझ गई। इसीलिए पर्यावरण के लिहाज से TCF और PCF को सबसे बेहतरीन माना जाता है। बिल्कुल सही। और ECF को लेकर जो सबसे बड़ी चिंता स्रोत में उठाई गई है वो डायऑक्सिन्स को लेकर है। हाँ, डायऑक्सिन्स बहुत खतरनाक होते हैं। जब लकड़ी के पल्प को एलिमेंटल क्लोरीन के संपर्क में लाया जाता है तो एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जो डायऑक्सिन्स पैदा करती है। ये अत्यधिक जहरीले तत्व होते हैं जो पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं और जिनका सीधा संबंध कैंसर और जन्म दोषों से पाया गया है। सिर्फ पानी ही प्रदूषित नहीं होता, बल्कि हवा भी प्रभावित होती है। कागज निर्माण में सॉल्वेंट्स और इंक से निकलने वाली गैसों को VOC यानी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। ये VOC क्या करते हैं? जब ये गैसें सूरज की रोशनी और हवा में मौजूद अन्य तत्वों के साथ मिलती हैं, तो वे स्मॉग या धुआंसा बनाती हैं, जो हमारे शहरों की हवा को जहरीला कर देता है। बाप रे। इन्हीं सब जटिलताओं से निपटने के लिए कई सर्टिफिकेशंस बनाए गए हैं, जैसे EMAS, जो यूरोपियन यूनियन का एक टूल है कंपनियों के पर्यावरणीय प्रदर्शन को जांचने के लिए। और शायद ग्रीन E भी है ना? हाँ, ग्रीन E ये प्रमाणित करता है कि कंपनी अपने काम में रिन्यूएबल ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही है। और ग्रीन सील या ISO 14000 जैसे मानक ये सुनिश्चित करते हैं कि पर्यावरण प्रबंधन के सख्त नियम माने जा रहे हैं। लेबल्स की ये जानकारी तो काफी स्पष्ट हो गई, लेकिन जब हम कागज निर्माण की जमीनी हकीकत पर आते हैं तो ऊर्जा की खपत के आंकड़े तो सच में चौंका देते हैं। बिल्कुल। मतलब 1 टन कागज बनाने में औसतन 33 मिलियन BTU ऊर्जा लगती है। ये इतनी विशाल ऊर्जा है कि अमेरिका के 4 परिवार मिलकर एक पूरे महीने में जितनी बिजली और हीटिंग इस्तेमाल करते हैं वो महज 1 टन कागज बनाने में स्वाहा हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और यही कारण है कि कागज उद्योग पर वैकल्पिक ऊर्जा जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या बायोमास अपनाने का भारी दबाव है। ऊर्जा के साथ साथ कागज को रिसाइकल करने की प्रक्रिया भी अपने आप में एक पूरा विज्ञान है। यहाँ 2 शब्दों का अक्सर इस्तेमाल होता है, प्री कंज्यूमर वेस्ट और पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट। इन दोनों में क्या फर्क है? प्री कंज्यूमर वेस्ट वो कचरा है जो पेपर मिल में कागज बनते समय या छपाई के दौरान कटिंग से निकलता है। ये बाजार तक पहुंचने से पहले ही वापस मिल की मशीनों में डाल दिया जाता है। रिसाइकल पेपर का लगभग 20% हिस्सा यही होता है। लेकिन जब बाजार में पर्यावरण के प्रति जागरूक लोग रिसाइकल पेपर की मांग करते हैं तो उनका असल मतलब पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट से होता है। हाँ, जिसे PCW भी कहते हैं। यह वो कागज है जो उपभोक्ता के घरों या दफ्तरों से इस्तेमाल होकर कचरे के डब्बे में जाता है और फिर वापस रिसाइकलिंग के लिए आता है। और अब यहाँ आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? क्योंकि ये एक आम धारणा है कि कागज को अनंत काल तक रिसाइकिल किया जा सकता है, लेकिन विज्ञान कहता है कि लकड़ी के फाइबर को केवल 6 से 9 बार ही रिसाइकिल किया जा सकता है। ये एक बहुत जरूरी तथ्य है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। हर बार जब कागज को मिल में वापस लाकर पानी के साथ पल्प बनाया जाता है तो मशीनें और ब्लेड्स उन फाइबर्स को काटते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी सूती कपड़े को बार बार धोने से उसके धागे गलने लगते हैं और कपड़ा कमजोर हो जाता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। कुछ बार रिसाइकल होने के बाद फाइबर इतने छोटे हो जाते हैं कि वे एक साथ जुड़कर कागज नहीं बना सकते। और रिसाइकलिंग की इस प्रक्रिया में एक और बहुत ही स्याह पहलू है जिसे डी इंकिंग विवाद कहते हैं। स्याही निकालने की प्रक्रिया। हाँ, कागज को दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए उस पर छपी पुरानी स्याही को हटाना पड़ता है। इसके लिए कागज के पल्प को हाइड्रोजन पेरोक्साइड के घोल में धोया जाता है। अच्छा। स्याही पल्प से अलग होकर ऊपर तैरने लगती है, जिसे फिर हटा लिया जाता है। लेकिन ये जो स्याही और रसायनों का गाढ़ा कचरा या स्लज निकलता है, उसमें पुरानी स्याही की भारी धातुएं यानी हेवी मेटल्स मौजूद हो सकते हैं। ये स्लज पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है।
अगर इस स्लज को खाद के रूप में खेतों में डाल दिया जाए तो ये भारी धातुएं जमीन और फिर खाद्य श्रृंखला में पहुंच सकती हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। हालांकि तमाम विवादों के बावजूद किताब इस बात पर जोर देती है कि कागज को सीधे लैंडफिल में फेंकने की तुलना में उसे रिसाइकल करना और इस स्लज को सुरक्षित तरीके से डिस्पोज करना आज भी सबसे तार्किक और बेहतर विकल्प है। बिल्कुल, रिसाइकलिंग अभी भी बेहतर है। अब अगर वर्जिन फाइबर के लिए पेड़ कटते हैं और रिसाइकलिंग से जहरीला स्लज निकलता है तो क्या ट्री फ्री कागज ही एकमात्र आदर्श समाधान है? ये बहुत आम सवाल है। स्रोत में ट्री फ्री कागज को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक। हाँ, और नॉन ऑर्गेनिक में? नॉन ऑर्गेनिक में प्लास्टिक या मिनरल से बने पेपर शामिल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ट्री फ्री के नाम पे प्लास्टिक का इस्तेमाल करना, मतलब क्या ये एक समस्या को सुलझाकर दूसरी भयानक समस्या खड़ी करना नहीं है? ये एक बहुत ही जायज चिंता है। प्लास्टिक से बना कागज पेड़ों को तो बचा लेगा, लेकिन वो सैकड़ों सालों तक लैंडफिल में पड़ा रहेगा और कभी बायोडिग्रेड नहीं होगा। एकदम सही। दूसरी तरफ अगर हम केनाफ या बांस जैसी ऑर्गेनिक फसलों की बात करें तो वो पेड़ों के मुकाबले बहुत तेजी से उगती हैं, लेकिन उनके लिए भी उपजाऊ जमीन, भारी मात्रा में पानी, कीटनाशक और खादों की जरूरत होती है। ये तो है। और सबसे बड़ी बात, एक खेत कभी भी उस तरह से कार्बन को सोखने या बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने का काम नहीं कर सकता जो एक प्राकृतिक जंगल करता है। तो इन सारी जटिलताओं के बीच एक डिजाइनर के लिए सबसे जिम्मेदार विकल्प क्या बचता है? स्रोत के अनुसार ट्री फ्री श्रेणी में सबसे बेहतरीन विकल्प कृषि अवशेष यानी एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज हैं। मतलब जो खेती का कचरा होता है। हाँ, इसका मतलब है वो कचरा जो फसलों की कटाई के बाद बच जाता है, जैसे केले के तने, कॉफी के छिलके या गेहूं और चावल की पराली, जिसे अक्सर खेतों में जला दिया जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया समाधान है। इस कचरे को कागज में तब्दील करना पर्यावरण के लिए सबसे सुरक्षित है। लेकिन अगर हम आज की व्यावसायिक व्यवहारिकता, कीमत और कागज की गुणवत्ता की बात करें तो मिक्स्ड सोर्सेज सबसे संतुलित विकल्प माने जाते हैं। मिक्स्ड सोर्सेज? हाँ, इसमें FSC प्रमाणित वर्जिन फाइबर और पोस्ट कंज्यूमर रिसाइकल्ड फाइबर का एक सावधानी पूर्वक तैयार किया गया मिश्रण होता है। समझ गई, मतलब सोच बदल गई, सस्टेनेबल कागज का चुनाव भी हो गया। लेकिन ये सारी मेहनत एक झटके में बेकार हो सकती है अगर छपाई के चरण में गलती हो जाए। छपाई का चरण बहुत क्रिटिकल है। कागज पर जब स्याही गिरती है तो पर्यावरण पर एक नया प्रभाव शुरू होता है। कमर्शियल प्रिंटिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली तकनीक ऑफसेट लिथोग्राफी है, लेकिन यह प्रक्रिया भारी मात्रा में ऊर्जा सोखती है और जहरीले रसायनों का इस्तेमाल करती है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब कोई प्रिंटर दावा करता है कि वे इको फ्रेंडली हैं क्योंकि वे सोया इंक का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या यह सच है? अगर मैं सच कहूं तो स्रोत में दी गई जानकारी बताती है कि यह ग्रीन वॉशिंग का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सोया इंक के नाम पर अक्सर डिजाइनर्स को बेवकूफ बनाया जाता है। हाँ, ये प्रिंटिंग उद्योग का एक कड़वा सच है। जिस इंक के डिब्बे पर सोया का लेबल लगा होता है, जरूरी नहीं कि वो पूरी तरह सोयाबीन से बनी हो। तो उसमें और क्या होता है? नियमों के अनुसार उसमें महज 15% सोया तेल होना काफी है। बाकी 85% हिस्सा अभी भी पेट्रोलियम या अन्य हानिकारक रसायनों का हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ 15%? हाँ, और इससे भी बड़ी विडंबना ये है कि दुनिया भर में सोयाबीन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अमेज़न जैसे रेन फॉरेस्ट को बड़े पैमाने पर काटा और जलाया जा रहा है। हे भगवान! यानी जिस स्याही को पर्यावरण के नाम पर बेचा जा रहा है, वो असल में जंगलों के विनाश का कारण बन रही है। इसीलिए किताब सलाह देती है कि सोया इंक के मार्केटिंग जाल में फंसने के बजाय लो VOC वेजिटेबल इंक की मांग करनी चाहिए। बिल्कुल, ये ऐसी स्याहियां हैं जिन्हें विशेष रूप से इसलिए तैयार किया जाता है ताकि वे हवा में जहरीली गैसें न छोड़ें। इसके अलावा डिजाइनर्स कुछ बहुत ही व्यवहारिक कदम उठा सकते हैं, जैसे नियॉन और मेटालिक इंक के इस्तेमाल से पूरी तरह बचना। हाँ, क्योंकि उनमें चमक पैदा करने के लिए भारी धातुएं मिलाई जाती हैं। सही कहा। और बाइंडिंग के लिए ऐसे ग्लू का उपयोग करना जो पानी आधारित हो, ना कि केमिकल सॉल्वेंट आधारित। छपाई के तरीके में एक बहुत बड़ी तकनीकी क्रांति का जिक्र भी स्रोत में है, जिसे वाटरलेस प्रिंटिंग कहा जाता है। ये कैसे काम करती है? पारंपरिक ऑफसेट प्रिंटिंग में प्लेट पर स्याही को उन जगहों से दूर रखने के लिए जहां डिजाइन नहीं है, पानी और अल्कोहल के मिश्रण का लगातार इस्तेमाल होता है। ये एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है जो बहुत सारा VOC पैदा करती है।
अच्छा। लेकिन वाटरलेस प्रिंटिंग इस पूरी पानी वाली प्रक्रिया को ही हटा देती है। इसमें प्लेट्स पर एक सिलिकॉन की परत होती है जो स्याही को चिपकने से रोकती है। अरे वाह, तो मतलब पानी और अल्कोहल का इस्तेमाल ही खत्म? बिल्कुल, पानी और अल्कोहल के हटने का सीधा मतलब है कि सूखने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, डॉट्स ज्यादा शार्प आते हैं और सबसे महत्वपूर्ण वीओसी का उत्सर्जन लगभग शून्य हो जाता है। और इससे प्रिंटिंग प्रेस की उत्पादकता भी काफी बढ़ जाती होगी। हाँ, बहुत ज्यादा। और जहाँ छोटे प्रोजेक्ट्स की बात है, मान लीजिए 2000 से कम प्रतियां छापनी है, तो डिजिटल प्रिंटिंग बाजी मार ले जाती है। डिजिटल प्रिंटिंग के अपने फायदे हैं। हाँ, डिजिटल प्रेस में जो लेजर टोनर इंक इस्तेमाल होती है वो कागज पे गर्मी के जरिए चिपकती है। कोई तरल रसायन न होने के कारण इसमें से VOC गैसें बिल्कुल नहीं निकलती। इसी तरह आधुनिक इंकजेट प्रिंटर्स में भी अब ऑफ गैसिंग की समस्या को लगभग खत्म कर दिया गया है। कागज और प्रिंटिंग के इस उलझे हुए जंगल में रास्ता दिखाने के लिए किताब के अंत में गाइड टू एनवायरमेंटली फ्रेंडली पेपर्स दी गई है। इसमें कैस्केड्स, डोमाल्टार और मोहक जैसी प्रमुख कंपनियों के उन पेपर्स की सूची है जो न सिर्फ FSC प्रमाणित हैं, बल्कि जिन्हें बनाने में रिन्यूएबल ऊर्जा का इस्तेमाल हुआ है। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा का अगर सार निकाला जाए तो सस्टेनेबल ग्राफिक डिजाइन कोई एक साधारण चेकलिस्ट नहीं है जहां कुछ बॉक्स टिक किए और काम हो गया। बिल्कुल नहीं, ये एक सोच है। हाँ, ये हर कदम पर सचेत और जानकारी पूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया है। ये उस सबसे पहले सवाल, क्या इसे सच में प्रिंट करना जरूरी है, से शुरू होकर सही जंगलों से आए FSC प्रमाणित कागज को चुनने, लेबल्स के विज्ञान को समझने, लो VOC इंक का उपयोग करने और अंततः वाटरलेस या डिजिटल प्रिंटिंग जैसे नवाचारों को अपनाने तक जाती है। ये इस बात का एहसास कराता है कि डिजाइन केवल एक दृश्य माध्यम नहीं है, बल्कि भौतिक संसाधनों का एक बहुत बड़ा उपभोक्ता है। एकदम सच। हर रंग, हर कागज और हर प्रिंट के पीछे एक पूरी सप्लाई चेन होती है जो पर्यावरण को प्रभावित करती है। तो इस गहरी और विचारोत्तेजक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण विषयों पर गहराई से चर्चा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और किताब जरूर पढ़ें। हाँ, ग्राफिक डिजाइन, रेफरेंस एंड स्पेसिफिकेशन किताब का ये अध्याय सच में नजरिए को बदल देता है। जो भी श्रोता इसे खुद पढ़ना चाहें, वे स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। और अंत में एक विचार छोड़ने का समय है। बिल्कुल। चर्चा का अंत करते हुए एक ऐसा सवाल छोड़ते हैं जो इस पूरी बातचीत के एक नए आयाम को छूता है। आज कागज और प्रिंटिंग के पर्यावरणीय प्रभावों से बचने के लिए हर तरफ डिजिटल डिजाइन और PDF की ओर जाने की जबरदस्त वकालत की जा रही है, जो कि ऊपर से देखने में सही लगता है। लेकिन जरा सोचिए, दुनिया भर में रोजाना बन रही उन लाखों करोड़ों हाई रेजोल्यूशन डिजाइन फाइल्स को स्टोर करने वाले विशाल डेटा सेंटर्स और क्लाउड स्टोरेज सर्वर्स के बारे में। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उन सर्वर्स को 24 घंटे चालू रखने और उन्हें ठंडा रखने में जो बेतहाशा बिजली खर्च हो रही है, वो भी कोई छोटी समस्या नहीं है। क्या आने वाले समय में ये अदृश्य डिजिटल कचरा और क्लाउड स्टोरेज की ऊर्जा खपत पारंपरिक कागज उद्योग से भी बड़ा पर्यावरणीय खतरा नहीं बन जाएगा? ये सच में सोचने वाली बात है। शायद अगली बार जब कोई डिजाइनर अपनी फाइल को क्लाउड पर सेव करे तो इस अदृश्य प्रभाव के बारे में जरूर सोचे।